ओके, सो द लास्ट वीडियो वी हैव कवर्ड अबाउट द एलिमेंट। मैंने आपको एलिमेंट के बारे में बताया। अब कंपाउंड जो है, कंपाउंड के बारे में बताते हैं। कंपाउंड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस क्यों होता है? एलिमेंट और कंपाउंड में फ़र्क ये है कि एलिमेंट जो होते हैं वो सिर्फ एक टाइप के एटम या मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। मॉलिक्यूल से तो बनेगा ही नहीं, मतलब मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल भी बन सकता है लेकिन एक टाइप का होगा, उसमें वेरिएशन नहीं होगा। जबकि हमारा कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 एंड मोर टाइप ऑफ एलिमेंट। टाइप ऑफ एलिमेंट इसमें वेरी कर सकते हैं। जैसे उसमें क्लोरीन बनाना है तो Cl दो Cl लगेंगे तो वो एलिमेंट हुआ। यहीं पे जैसे वाटर है, मीथेन है, शुगर है, सॉल्ट है, ये एग्जाम्पल आपके हो जाते हैं कंपाउंड के। ऐसा क्यों है कंपाउंड के एग्जाम्पल्स? बिकॉज दीज आर हैव मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट। हाँ, एक चीज़ और है कंपाउंड के बारे में प्रॉपर्टी, कि कंपाउंड जो है आपका फिक्स रेशियो का बना होता है। इसमें ये फिक्स है कि 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तभी जाकर पानी बनेगा। अगर आपका 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलेगा तो कुछ और कंपाउंड बनेगा। एक और चीज़ है कंपाउंड के बारे में कि कंपाउंड जब भी किसी एक दो चीज़ों से या दो से ज़्यादा से मिलकर बना होता है तो उनका इंडिविजुअल जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग होती हैं, और जो बाद में कंपाउंड बनता है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। मतलब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, ऑक्सीजन की अलग होंगी, और इनसे बना हुआ वाटर जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। तो ये तो हो गया कंपाउंड। अब मिक्सचर जो है, मोस्ट ऑफ द मैटर प्रेजेंट अराउंड अस एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 एंड मोर प्योर कंपोनेंट। जैसे कि ये बोल रहा है कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं, जितनी भी यहाँ पर देखेंगे तो मोस्टली चीज़ें मिक्सचर हैं। अब हम मिक्सचर कैसे बोल सकते हैं? मिक्सचर भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से, 2 या 2 से ज़्यादा प्योर कंपोनेंट का बना होता है। प्योर कंपोनेंट का मतलब है कि हो सकता है एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिल रहा हो सकता है कंपाउंड मिल रहा हो, तो कोई भी चीज़ आपस में मिक्स हो सकती है। पर क्वेश्चन आता है कि कंपाउंड में और मिक्सचर में फ़र्क क्या है? तो कंपाउंड जो होता है उसमें फिक्स रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन नहीं होता। जैसे कंपाउंड का एक एग्जांपल, सॉरी मिक्सचर का एक एग्जांपल हो जाएगा आपकी एयर के अंदर सारी गैसेज हैं, तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मैनी मोर गैसेज है। पर इनमें क्या रेशियो फिक्स है? तो रेशियो वेरी करता है, टाइम टू टाइम रेशियो वेरी करता है। फिर हम मिक्सचर अगर देखें तो मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में। होमोजेनस मिक्सचर, दीज मिक्सचर हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। मतलब आपने अगर इसका मिक्सचर बनाया तो फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द बॉटम ऑफ दैट सोल्यूशन, टिल द बॉटम ऑफ दैट मिक्सचर, उसका जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउटली यूनिफॉर्म होगा। जैसे कि पानी के अंदर आपने नमक मिलाया, पानी के अंदर आपने चीनी मिलाई, तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये आपके एग्जाम्पल है होमोजेनस मिक्सचर के, कि जितना नंबर ऑफ एटम ऑफ शुगर इन अ वाटर शुगर सोल्यूशन ऊपर है उतना ही नंबर ऑफ एटम शुगर नीचे होगा। पूरा कंपोजिशन थ्रू आउट जो है वो सेम है। विनेगर है, टूथपेस्ट है, सोप है, और सॉफ्ट ड्रिंक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके होमोजेनस मिक्सचर की। होमोजेनस मिक्सचर में अगर हम देखें तो हमारा सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट डिजोल्व हुआ है उसका साइज़ जो है 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, क्योंकि वो बहुत छोटा है, मतलब पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट बहुत छोटा है, इसीलिए ये एकदम एकदम फाइनली मिक्स जो सोल्यूशन बनता है इसमें आपके सॉल्यूट बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगे, और इनको हम ट्रू सोल्यूशंस कहते हैं। फिर आता है आपका हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। क्या होता है कि इसमें आपका क्या कहते हैं, सॉल्यूट में सॉल्वेंट मिक्स तो हो जाएगा, पर अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके अंदर आप ये आपको फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट दिखेगा आपको सॉल्यूट का। सॉल्यूट जो है आपको उसके अंदर अलग से दिखेगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यहाँ पे कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, इस टाइप से आपको दिख सकता है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि आपका सॉल्ट एंड सल्फर है। फिर आपका ऑयल एंड वाटर है। कोलॉइड भी जो है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है। सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, जो कि आप अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको मिल्क लगता है कि मिल्क होमोजेनस मिक्सचर है, बट नहीं, मिल्क होमोजेनस मिक्सचर नहीं है। इट लुक लाइक, बस वो फिजिकली दिखता है कि वो होमोजेनस मिक्सचर है, पर एक्चुअली इट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। हम किसी मिक्सचर को हेट्रोजेनस कैसे बोलते हैं, किन किन और प्रॉपर्टीज़ के, एक तो रीज़न ये हो गया कि ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, लेकिन हम और डिटेल में पढ़ेंगे साइंटिफिकली किन किन बेसिस पे हम किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं इट इज़ हेट्रोजेनस मिक्सचर और होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, अभी हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। नाउ वी आर कमिंग टू आर अनदर टॉपिक विच इज़ केमिकल एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इसके अंदर हमारे तो इन फिजिकल चेंजेस द सब्सटेंस अंडरगो चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक साइज, शेप, कलर, स्टेट। अगर हम फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करें तो हमारी कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस है या जिसमें भी हम चेंज देख रहे हैं उसकी शेप में चेंज आएगा, साइज में चेंज आएगा, कलर में आ सकता है, या इवन स्टेट में आ सकता है। और ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि अगर आपने किसी एक चीज़ को किसी अनदर फॉर्म में चेंज करा, पर आप दोबारा उसको ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं, तो ये तो फिजिकल चेंजेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसकी बस एक्सटर्नल अपीयरेंस पे चेंज कर रहे हैं। यहीं पे हमारा जो जब भी कोई भी यहीं पे हम अगर केमिकल चेंजेस पढ़ें तो अ चेंज इन विच वन एंड मोर न्यू सब्सटेंस एंड फॉर्म, आपका एक या एक से ज़्यादा कोई नई चीज़ बनेगी, और जो नया कंपोजिशन होगा उसको आप दोबारा डिफॉर्म नहीं कर सकते हो कि आप दोबारा ओरिजिनल स्टेट में ले आए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, उससे फिर पानी बन सकता है, पानी से फिर बादल बनते हैं, बादल से फिर पानी बन सकता है। स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग को आप खींचेंगे, बॉइलिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये सारे फिजिकल चेंजेस है। जबकि बर्निंग ऑफ पेपर,
है ना। और राइपनिंग ऑफ फ्रूट, एक बार फ्रूट पक गया तो आपके द्वारा उसको कच्चा कर देंगे, नहीं, नॉट पॉसिबल। फोटोसिंथेसिस जो है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर लोहे में जंग लग गई तो फिर लग गई, फिर उसके बाद उसको आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से उसको पहले जैसे स्टेट में नहीं ला सकते। देन कर्डलिंग ऑफ मिल्क, आपने दूध का दही जमा दिया, अभी दही का दूध तो नहीं हो सकता। तो ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनता है इसमें केमिकल चेंजेस में, और इसमें कुछ भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता, बस अपना ये स्टेट चेंज कर लेता है, या अपना कुछ भी फॉर्मेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेता है। तो इस तरह से हमारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो जाते हैं। अब नाउ वी आर कमिंग टू दिस फंडामेंटल यूनिट। आप किसी में ना एक टॉपिक दे रखा था कि फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैटर एंड इट्स मेजरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एसआई सिस्टम। तो हम एक बार फंडामेंटल जो क्वांटिटी उनको पढ़ लेंगे, और उनके लिए फंडामेंटल यूनिट क्या है मेजर करने के लिए वो भी उसको समझ लेते हैं। देखो लेंथ है, लेंथ यूज़ होती है, लेंथ नापने के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिट मीटर, और मीटर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है मास, तो मास को हम केजी में वेट करते हैं, उसका यूनिट केजी होता है, और उसको हम केजी से ही दिखाते हैं। टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेजर करते हैं, उसको मोल ही लिखते हैं, मतलब MOLE इज़ द एक्चुअल यूनिट, और उसका साइन जो होता है MOL लिख देते हैं। फिर ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में यूनिट होती है इसको मेजर करने की, उसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू लाइट, इट इज़ रिलेटेड टू आपका सब्सटेंस या कंपाउंड को अगर आपको वे करना है, मेजर करना है, ये यूज़ होता है। दिस इज़ फॉर टेम्परेचर एंड दिस इज़ फॉर करंट, ये टाइम के लिए है, ये मास के लिए, और ये लेंथ के लिए। ये बेसिक यूनिट है जो कि हमको कैलकुलेशन वगैरह में यूज़फुल होती है, तो हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। नाउ देयर इज़ वन टॉपिक गिवन इन सब पार्ट विच इज़ हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि हेनरी लॉ होता क्या है। हेनरी लॉ इज़ वन ऑफ द गैस लॉ फॉर्मुलेटेड बाय विलियम हेनरी। हेनरी लॉ जो है दैट इज़ रिलेटेड टू गैस लॉ है, जो कि विलियम हेनरी ने 1803 में दिया था। अच्छा, ये इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, ही स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे, द अमाउंट ऑफ गिवन गैस दैट इज डिजॉल्व इन अ गिवन टाइप एंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इन इक्विलिब्रियम विद दैट लिक्विड। ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप किसी गैस को, आपके पास कोई गैस है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे, आपने टेम्परेचर को क्या करा है, कांस्टेंट कर दिया है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर आप किसी गैस को डिसॉल्व करेंगे किसी लिक्विड में, किसी गैस को, यू आर डिसॉल्विंग अ गैस इन अ लिक्विड, इसमें आप इस लिक्विड के अंदर आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इसकी जो डिसॉल्विंग प्रॉपर्टी होगी, गैस का जो डिसॉल्विंग होगी लिक्विड के अंदर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी द वॉल्यूम दैट द डिसॉल्व इन द टाइप एंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर, इस गैस के का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसके इक्विवेलेंट होगी। At a constant temperature, the amount of given gas that is dissolved in a given type and the volume of liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas in equilibrium with the liquid। उस लिक्विड के इक्विलिब्रियम तक वो गैस का जो प्रेशर होगा, गैस का पार्शियल प्रेशर मतलब कि आधे प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में समझेंगे, एक बार मैं समझाती हूँ आप लोगों को। हाँ, तो फिर इन्होंने ये बोला है कि एट इक्विवेलेंट वे of starting a law, an equivalent way of starting the law is that solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas above the liquid। ये बोल रहा है कि गैस, लिक्विड के अंदर गैस कितनी डिजॉल्व होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उस लिक्विड के ऊपर उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है। ये ज़्यादा समझ में आ पा रहा है मुझे तो, कि मैं दोबारा बोल रही हूँ, एक गैस के अंदर आप लिक्विड के अंदर आप एक गैस को मिला रहे हैं, और मिलाते टाइम पर जो पार्शियल प्रेशर वो गैस उस लिक्विड के ऊपर लगा रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कितना उसके अंदर डिजॉल्व हो रहा है। अगर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा लगेगा, अगर सॉलिबिलिटी ज़्यादा है तो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जितना पार्शियल प्रेशर होगा उतनी उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी। मुझको तब समझ में आ गया। तो हम इसका फॉर्मूला जो होता है C = K और P गैस, तो मतलब ये होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये हेनरीज कांस्टेंट होगा, और ये जो है C रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी सॉलिबिलिटी को। C इज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एट अ फिक्स टेम्परेचर इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में फिक्स टेम्परेचर पर कितनी सॉलिबिलिटी होगी, ये C रिप्रेजेंट करता है। K इज हेनरीज कांस्टेंट, जिसको हम मोल पर एटमॉस्फेयर में लिखते हैं, और P जो आपका पार्शियल प्रेशर है। तो इस तरह से हमारा हेनरीज लॉ इस बारे में बताता है। ठीक है, नाउ कम टू द अनदर टॉपिक। एक बार मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हमने अभी इतनी देर में क्या क्या पढ़ लिया है। सो वी हैव कवर्ड
Till now we have covered all the state of matter, type of intermolecular forces, classification of the matter, which is element and mixture compound, and Henry's law. Now we are coming to the concentration of the solution. हम solutions के बारे में पढ़ेंगे और solution का, और हमने physical ये properties of matter भी पढ़ ली है, properties of matter पढ़ ली, इनकी measurement पढ़ ली है, physical and chemical changes पढ़ लिए. अब हम solution पढ़ेंगे, solution के संग हम colloid पढ़ेंगे, suspension पढ़ेंगे, Tyndall effect पढ़ेंगे और Brownian movement पढ़ेंगे. ठीक है, wait, Henry's law पढ़ लिया. I think I should stop here and start with another video. इसमें भी सारा पढ़ लेंगे, है ना. ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड इसके बाद मैं एक और आपको इसका पार्ट डालूंगी, इसके बाद जिसके बाद हमारी ये यूनिट जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी. थैंक यू.